कराची कभी रोशनियों का शहर था, लेकिन आज जुर्म का घर बन चुका है। हर दिन एक नया कत्ल, एक नए लापता इंसान का केस सामने आता है, जो इस बात का सबूत देते हैं कि हमारा पुलिस का सिस्टम किस कदर नाकाम हो चुका है। लेकिन जो कत्ल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक मर्डर नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। मुस्तफ़ा आमिर एक 23 साल का नौजवान जो अपनी दोस्ती और भरोसे की वजह से मौत का शिकार बना। मगर सवाल ये है कि उसका असली कातिल कौन था? क्या ये सिर्फ एक जाती रंजिश थी या इसके पीछे एक औरत भी थी? ये सिर्फ एक आम केस नहीं है, ये कराची का एक ऐसा वाकया है जो इंसानी फितरत का सबसे दरिद्रगी भरा चेहरा दिखाता है। आइए इस केस के बारे में जानते हैं कि इसके पीछे क्या हकीकत है। मुस्तफ़ा आमिर एक नाम जो अब सिर्फ यादों का हिस्सा बन चुका है। एक 23 साल का नौजवान जो रातों को अपने दोस्तों के साथ निकलता, शहर की रोशनियों को देखता, लेकिन उसे क्या पता था कि एक रात जिसे वो सिर्फ एक और यादों भरी रात समझ रहा है, उसकी जिंदगी की आखिरी रात बन जाएगी। मुस्तफ़ा कराची के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी DHA क्याबाने मोमिन में रहता था। ये इलाका अमीर लोगों का था, लेकिन मुस्तफ़ा एक आम मिडिल क्लास घराने से तल्लुक़ रखता था। उसके माँ बाप उसकी हर खुशी का सबब थे। वो उनका अकेला बेटा था, उनकी उम्मीदों का मरकज, उनका फहर। वो चाहते थे कि मुस्तफ़ा अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उनका बेटा सिर्फ एक तस्वीर की सूरत में रह जाएगा। मुस्तफ़ा BBA का स्टूडेंट था, बिजनेस और फाइनेंस का शौक रखता था। उसका प्लान था कि डिग्री कंप्लीट करके अपनी माँ के लिए एक अच्छा सा घर बनाएगा। उसकी माँ का कहना है मुस्तफ़ा एक हैप्पी बच्चा था, फ्रेंडली बच्चा था, उसकी बहुत दोस्तियाँ थी, उसके अनलिमिटेड दोस्त थे, उम्र की कोई कैद नहीं थी, गाड़ी का बहुत शौक था। मुस्तफ़ा को गाड़ियों का बहुत शौक था, गाड़ियाँ बनवाना, गाड़ियाँ मैकेनिक्स के लाइंड अप होते थे, किससे क्या काम कराना है, हर चीज़ का एक कस्टमाइज्ड मैकेनिक था उसका। उसने अपने फादर से कहकर मार्केट्स खरीदी थी। एज अ सन वो हमें बहुत प्यार करता था। उसके करीबी दोस्तों में अरमगान भी शामिल हो गया, लेकिन ये दोस्ती एक दिन मौत का फैसला बन जाएगी, ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। मुस्तफ़ा का चाइल्डहुड फ्रेंड कहता है मुस्तफ़ा एक इंतहाई नफीस और एक हंसमुख बंदा था। वो एक इंतहाई नफीस, एक इंतहाई हंसमुख बंदा था। वो फुल ऑफ लाइफ था, हर वक्त हंसता खेलता मजाक करता था। वो फुल ऑफ लाइफ था, हर वक्त हंसता खेलता मजाक करता। वो अब नहीं रहा, लेकिन वो यारों का यार वाला बंदा था। वो अब नहीं रहा, लेकिन ये सारे उसकी याद में आए हैं इसलिए क्योंकि वो एक इंतहाई दोस्तों का दोस्त, यारों का यार वाला बंदा था। वो हमेशा मजाक करता रहता था और हमें अभी भी ये यकीन नहीं हो रहा कि वो हम में मौजूद नहीं है। हमेशा खुश रहता, हमेशा मजाक करता, और अभी तक हमें तो यकीन नहीं आ रहा कि ये हो चुका है और वो हम में मौजूद नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि मुस्तफ़ा की मौत एक अचानक होने वाला हादसा था या फिर एक प्लान मर्डर? इसका जवाब जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि मुस्तफ़ा के कातिल अरमगान और शराज आखिर है कौन। अरमगान DHA कराची के शानदार बगलों में रहने वाला सिर्फ एक आम सा लड़का नहीं, बल्कि वो एक ताकतवर खानदान का बेटा है, जिसके घर वालों का बिजनेस और पॉलिटिक्स में इतना इन्फ्लुएंस है कि कानून भी उनके सामने मजबूर लगता है। उसके घर का सेटअप सिर्फ एक रहने की जगह नहीं थी, बल्कि एक क्राइम सिंडिकेट का सेंटर था। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स हमेशा मौजूद रहते, लग्जरी कार्स ड्राइववे में खड़ी रहती, और घर के अंदर वो दुनिया छुपी थी जो आम लोगों की सोच से भी बहुत दूर थी। मगर अरमगान का असल बिजनेस क्या था? ये सिर्फ एक कॉल सेंटर चलाता था या ये सिर्फ कवर अप था अपने मेन बिजनेस को छुपाने के लिए? जब पुलिस ने उसकी तहकीकात शुरू की तो जो सच्चाई सामने आई उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। अरमगान का असल बिजनेस ऑनलाइन स्कैम नेटवर्क था, जिसमें हैकिंग, साइबर क्राइम और ब्लैक मनी का सिस्टम शामिल था। ये किसी आम फ्रीलांसर का सेटअप नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम का सेटअप था। सिर्फ साइबर क्राइम्स ही नहीं, अरमगान का असली लाइफस्टाइल उससे भी ज्यादा खतरनाक था। उसकी रातें हाई प्रोफाइल पार्टीज में गुजरती थी, जिधर इलीगल ड्रग्स का बाजार गर्म होता। ये सिर्फ ड्रग्स कंज्यूम नहीं करता था, बल्कि इसका खुद का एक नेटवर्क था जो कराची के अमीर लोगों में ड्रग सप्लाई करता था। जब पुलिस ने मुस्तफ़ा के कत्ल के बाद अरमगान के घर पर रेड की तो जो एविडेंस मिले उसने सारी तस्वीर को और भी साफ कर दिया। इस शानदार बंगले में कम से कम 5 सिक्योरिटी गार्ड्स हमेशा मौजूद रहते। पुलिस ने अरमगान के घर से जो चीजें दरियाफ्त की उसने अरमगान की असल शख्सियत को एक्सपोज कर दिया। दरियाफ्त होने वाले एटम्स की लिस्ट में ये
चीज़ें शामिल थी। इलीगल वेपन, सिक्योरिटी के ताकतवर हथियार जो किसी भी वक्त इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कंप्यूटर और हैकिंग इक्विपमेंट, हाई टेक सिस्टम जो साइबर क्राइम के लिए यूज हो रहे थे, लग्जरी कार्स, लैम्बोर्गिनी, BMW, मर्सिडीज जो ब्लैक मनी और फ्रॉड से खरीदी गई थी, ड्रग्स और कैश, एक बहुत बड़ा स्टैश ऑफ हाई ग्रेड ड्रग्स और बहुत ज्यादा कैश भी मिला। अब ये बात साबित हो चुकी थी कि अरमगान सिर्फ एक नॉर्मल लड़का नहीं बल्कि एक डिजिटल और अंडरवर्ल्ड माफिया का हिस्सा था। जब अरमगान का नाम मुस्तफ़ा के कत्ल में आया तो उसके वालिद का रिएक्शन हर किसी की तरह शॉकिंग था। पहले तो उन्होंने अरमगान का दिफा किया, लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने पुख्ता सबूत पेश किए तो उनका कहना था कि मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा इस सब में इन्वॉल्व है। अगर ये सब सच है तो मुझे इस बात का दुख हुआ है। मगर सवाल ये है कि क्या अरमगान के वालिद सच बोल रहे थे या सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस बात को दबाना चाह रहे थे। जिस वक्त मुस्तफ़ा को ट्रैप किया गया उस वक्त शराज भी वहाँ मौजूद था। जिस वक्त अरमगान मुस्तफ़ा पर तशद्दुद कर रहा था उस वक्त भी शराज वहाँ पर मौजूद था। मगर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसका बयान बिल्कुल मुख्तलिफ था। मैं वहाँ था मगर मुझे नहीं पता कि ये मुस्तफ़ा कौन है। ये अरमगान का दोस्त था, मैंने पहले इसे देखा ज़रूर था लेकिन जानता नहीं हूँ। मैं सिर्फ अरमगान के बुलाने पर गया था। जिस दिन का ये वाक़या है उस दिन 6 तारीख को जो है वो मेरे पास अरमगान की कॉल आई थी और उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला। नॉर्मल रूटीन में जिस तरीके से बोलते हैं आप ही किधर हो, आ जाओ मिलने के लिए, तो मैं उसके घर चला गया। जब मैं उसके घर गया तो वो बैठा और वीड वगैरह पी रहा था। मैं उसके साथ बैठ गया। तकरीबन कोई आधे घंटे के फासले से जो है वो ये मुस्तफ़ा नामी लड़का जो है ये वहाँ पे पहुँचा। मैं इससे पहले मैंने इसको देखा हुआ ज़रूर है लेकिन मैं इसको जानता नहीं। लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट्स और कॉल रिकॉर्ड्स ने साबित किया कि शराज का भी इस जुर्म में पूरा हिस्सा था। ये सब एक पावर और पैसे का खेल था या इसके पीछे एक औरत भी थी। आइए जानते हैं कि आखिर वो लड़की कौन थी। क्या ये मुस्तफ़ा की दोस्त थी या ये भी एक साजिश का हिस्सा थी। जब मुस्तफ़ा का कत्ल हुआ तो ये लड़की कहाँ गई। एक और नाम जो इस कहानी का सबसे बड़ा राज बना, एक लड़की जो मुस्तफ़ा की जिंदगी में आई, उसकी दुनिया बन गई और फिर धीरे धीरे उसके बर्बाद होने का सबब भी बनी। मुस्तफ़ा की माँ का कहना है कि मेरा बेटा सिर्फ एक फ्रेब का शिकार बना। उस लड़की ने मुस्तफ़ा के खिलाफ अरमगान के जहन में जहर भरा। मुस्तफ़ा इस लड़की से 5 साल रिलेशनशिप में था मगर अरमगान से दोस्ती के कुछ महीने गुजरते ही यह मोहब्बत किसी और मोड़ पे चली गई। वो लड़की धीरे धीरे अरमगान के करीब होने लगी। ये लड़की मुस्तफ़ा की जिंदगी से निकलकर सिर्फ अरमगान के करीब ही नहीं हुई बल्कि मुस्तफ़ा के खिलाफ एक जहर भी फैला रही थी। उस वक्त शायद मुस्तफ़ा को अंदाजा भी नहीं था कि जिसे वो अपनी मोहब्बत समझ रहा है वही मोहब्बत उसकी मौत का सबब बनेगी। मुस्तफ़ा की लाश मिलने के सिर्फ 1 दिन बाद ये लड़की कराची से गायब हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि उसके घर वालों ने उसे दूसरे शहर में भेज दिया। कुछ लोग कहते हैं कि उसे छुपे रहने का मशवरा दिया गया है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो वो अगले दिन ही अमेरिका चली गई। मगर हकीकत क्या है किसी को कुछ नहीं पता। जिस रात मुस्तफ़ा का कत्ल हुआ उस रात ये लड़की कहाँ थी। क्या उसको अरमगान के प्लान का पता नहीं था और अगर पता था तो उसने मुस्तफ़ा को वार्न क्यों नहीं किया। ये सवाल आज भी हवा में लटक रहे हैं और इसका जवाब किसी के पास नहीं। जो लड़की मुस्तफ़ा की दुनिया थी वो मुस्तफ़ा की मौत के बाद एकदम से गायब क्यों हो गई। ये इस केस का ऐसा राज है जिसकी हकीकत का अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन अरमगान और शराज ने मिलकर मुस्तफ़ा का कब और कैसे कत्ल किया आइए जानते हैं। 6 जनवरी 2024 की रात मुस्तफ़ा को अरमगान ने अपने घर पर बुलाया। शराज पहले से ही वहां पर मौजूद था। जब मुस्तफ़ा बंगले में दाखिल हुआ तभी एक बेचैनी भरी हवा उसे महसूस होने लगी और फिर अरमगान ने बिना किसी तमहीद के मुस्तफ़ा पर लोहे की एक बड़ी रॉड से हमला कर दिया। मुस्तफ़ा चीखता रहा, अपने दोस्त को समझाने की कोशिश करता रहा मगर अरमगान की आंखों में सिर्फ नफरत थी। वो मार रहा था बिना किसी वजह के, बिना किसी शर्मिंदगी के। मुस्तफ़ा के सर से खून निकल रहा था, उसका जिस्म हिलने की भी ताकत खो चुका था। शराज जो वहां पर मौजूद था उसने रोकने की कोशिश की मगर अरमगान ने उसे पीछे धकेल दिया। जब मुस्तफ़ा पूरा जख्मी और लहूलुहान हो गया तब अरमगान ने मुस्तफ़ा को कहा कि अब हम टॉस करते हैं, टेल आया तो छोड़ दूंगा, हेड आया तो मार दूंगा। कोई इतना बेदर्द कैसे हो सकता है। टॉस किया गया तो हेड आया। अरमगान ने मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा को फिर मारना शुरू कर दिया। फिर अरबगान और शराज ने मुस्तफ़ा को जख्मी हालत में उठाकर उसी की गाड़ी की डिक्की में बंद कर बलोचिस्तान की तरफ रवाना हुए ताकि मुस्तफ़ा को सुनसान इलाके में जाकर मारा जाए। जख्मों से चूर मुस्तफ़ा एक बंद डिक्की में था जिसको धीरे धीरे मौत की तरफ लेकर जाया जा रहा था। अरबगान और शराज मुस्तफ़ा की गाड़ी को हब बलोचिस्तान की तरफ लेकर जा रहे थे। हब पहुंचने पर एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकी गई। मुस्तफ़ा अब भी जिंदा था। एक पल के लिए भी अरबगान के हाथ नहीं कांपे जब उसने एक बोतल पेट्रोल उठाई और मुस्तफ़ा के बेजान जिस्म पर छिड़क दी। एक आग जो सिर्फ एक जिस्म का नहीं बल्कि इंसानियत का भी खून कर रही थी। मुस्तफ़ा जिंदा था मगर कुछ ना कर सका। वो बेहोशी की हालत में था और उसे उसी हालत में जला दिया गया। फिर वहां से फरार हो गए ये समझते हुए कि उनका जुर्म कभी नहीं पकड़ा जाएगा। जैसा कि कहा जाता है जुर्म कभी छुपा नहीं रहता, सच हमेशा सामने आता है। तो आइए देखते हैं कि ये सच कैसे सामने आया। 12 जनवरी 2024 हब बलोचिस्तान की एक सुनसान जगह पर एक जली हुई गाड़ी मिली। गाड़ी के अंदर एक इंसानी जिस्म था जो इस कदर जला हुआ था कि पहचानना भी मुश्किल था। पहली नजर में ये सिर्फ एक आम रोड एक्सीडेंट लग रहा था, लेकिन डीएनए टेस्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट से साबित हुआ कि ये मुस्तफ़ा की लाश है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सीसीटीवी फुटेज निकाली गई जिसमें अरबगान और शराज को मुस्तफ़ा की गाड़ी को हब ले जाते हुए देखा गया। फोन रिकॉर्ड्स चेक किए गए जिसमें अरबगान और शराज की सेम जगह पर मौजूदगी साबित हुई। फोरेंसिक रिपोर्ट से मुस्तफ़ा के जिस्म पर मारपीट के निशानात मिले। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ी तो इस केस के तमाम डॉट्स आपस में मिलने लगे और ये साबित होता चला गया कि अरबगान ही मुस्तफ़ा का असली कातिल है और शराज इस काम में उसका मददगार था। लेकिन सवाल ये है कि अरबगान को सजा मिलेगी या फिर उसका पैसा इस जुर्म को दबा देगा। मुस्तफ़ा का इंसाफ सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगा या असल कातिल अपने अंजाम पाएगा। मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल एक आम केस नहीं है। ये कराची की तारीख के उन चंद जुर्मों में से है जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। पहले एंटी टेररिज्म कोर्ट ATC ने अरबगान का सिर्फ जुडिशनल रिमांड दिया, लेकिन पुलिस ने फिजिकल रिमांड की डिमांड की ताकि मजीद इन्वेस्टिगेशन हो सके। लेकिन जब डिफेंस टीम ने अपना असरो रसूख का इस्तेमाल किया तो ये फैसला उल्टा पड़ गया। जज ने अरबगान को सिर्फ जुडिशनल रिमांड पर भेजने का हुक्म दिया जो पुलिस के लिए एक रुकावट बन गया। सिंध हाई कोर्ट ने इस फैसले को देखते हुए पुलिस की दरखास्त पर गौर किया और अरबगान का फिजिकल रिमांड मंजूर कर लिया। ये इस केस का बड़ा मोड़ था क्योंकि पुलिस को अरबगान से मजीद सबूत निकालने का टाइम मिल गया था। लेकिन अरबगान के घर वालों और डिफेंस टीम ने इस फैसले पर अपनी नाराजगी का इजहार किया। अरबगान के लॉयर्स का कहना था कि अरबगान पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन बाइस्ड है और इस केस को अननेसेसरी हाइप दी जा रही है। मगर फोरेंसिक रिपोर्ट्स और फुल रिकॉर्ड्स कुछ और कह रहे थे। जब मीडिया ने इस फैसले को हाईलाइट किया तो पब्लिक का रिएक्शन भी बढ़ गया और ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि एक नेशनल डिबेट बन गया। मुस्तफ़ा आमिर की मौत ने उसके वालिदैन को ऐसे सदमे में मुब्तला कर दिया जो लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। एक माँ जो हर रोज अपने बेटे के लिए दुआ करती थी, एक बाप जो उसके मुस्तकबिल के सपने देखता था, उनके लिए ये मानना भी मुश्किल है कि जो बेटा कल तक उनके सामने मुस्कुरा रहा था आज वो उनमें मौजूद नहीं है। मुस्तफ़ा की माँ का कहना है मेरा बेटा बहुत हंसमुख था, वो सबसे दोस्ती रखने वाला था और अब से जस्टिस फॉर मुस्तफ़ा मेरा मकसद है। मुस्तफ़ा एक हैप्पी बच्चा था, फ्रेंडली बच्चा था, उसकी बहुत दोस्तियाँ। एम ऑफ लाइफ इज टू गेट जस्टिस फॉर मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा के वालिद का कहना है मेरे बेटे का किसी किस्म का पैसे का कोई झगड़ा नहीं था, वो सिर्फ एक जेलसी थी जिसने अरबगान को ये करने पर मजबूर किया। अगर पैसे का झगड़ा होता तो वो कहता, हर रिमांड पे भी अपने कहता, हर स्टेटमेंट में कहता कि जी मुस्तफ़ा के मैंने पैसे दे दिए, उस दुश्मनी में मैंने उसको मार दिया। कहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये सिर्फ पर्सनल जेलसी, एनमिटी और हसद और उसके अंदर इसको बर्दाश्त नहीं था मेरा बेटा। दोस्ती, भरोसा, वफादारी ये सिर्फ किताबी अल्फाज है या असल ज़िंदगी में भी इनका कोई तल्क है।
मुस्तफ़ा का वाक़या हमें ये सवाल करने पर मजबूर करता है। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का वाक़या कराची में एक बहुत बड़ा सानहा बनकर सामने आया और मीडिया ने इस केस को भरपूर कवर किया। हाँ न्यूज़ चैनल इस केस की तफसीलात पेश कर रहा है ताकि लोगों को हकीकत का पता चल सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने अरमगान के घर से लोहे की रॉड बरामद की है जो मुस्तफ़ा पर तशद्दुद के लिए इस्तेमाल हुई थी। इसके अलावा अरमगान ने अपने जुर्म का इख्तराफ भी कर लिया है जो इस केस का अहम पहलू है। अरमगान ने पुलिस तहकीकात के दौरान मुस्तफ़ा पर तशद्दुद करने और उसे जिंदा जलाने का इख्तराफ भी किया है, जिससे ये केस क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि अरमगान और शराज ने मिलकर मुस्तफ़ा का कत्ल किया और दोनों ही इस जुर्म के हकदार हैं। दोस्तों, मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल सिर्फ एक शख्स की जान लेने का वाक़या नहीं बल्कि हमारे माशरे के लिए एक आईना है। ये केस हमें एक अहम सबक देता है कि हर चेहरा जो दोस्ती का नकाब पहना होता है वो सच्चा दोस्त नहीं होता। इसलिए हमें बिना सोचे समझे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और अपने दोस्त हमेशा सोच समझ कर बनाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मुस्तफ़ा को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों को इस केस की हकीकत का पता चल सके। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर मुस्तफ़ा को सपोर्ट करें ताकि मुस्तफ़ा और उसके घर वालों को इंसाफ मिल सके और कमेंट्स में इस केस के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।